नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब का मतलब क्या होता है? पंजाब को मतलब कि पंजाब जैसे पंजाब ये शब्द जो है ये कैसे आया है? तो पंजाब का मतलब होता है, पंजाब को जानने के लिए अपन को दो आब को समझना पड़ेगा। दो आब का मतलब होता है कोई भी दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो दोआब कहलाता है। जैसे कि एक ये पहली नदी हो गई और ये दूसरी नदी हो गई। अब इसके बीच का जो एरिया है वो दोआब कहलाता है। तो पंजाब में से कितनी नदियाँ गुजरती हैं? 5 नदियाँ गुजरती है। कौन-कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये 5 नदियाँ हैं। इस कारण से इस जो ये क्षेत्र था पूरा, अभी तो इसका आधा पार्ट है पाकिस्तान में चला गया है, ये पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता है। अभी यहाँ से केवल 3 ही नदियाँ गुजरती हैं, रावी, सतलज और व्यास। रावी, सतलज और व्यास। यहाँ देखिए फिजिकल मैप में, यहाँ से जा रही है रावी, रावी नीचे से जाएगी सतलज, ये रही सतलज, और बीच में से व्यास। रावी, रावी, सतलज, व्यास 3 नदियाँ पंजाब में से अभी वर्तमान में जो पंजाब है उससे गुजरती हैं। और यहाँ लिखा है ये बारी दोआब और ये बिस्त दोआब। इसको मतलब इसको जानने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि रावी और व्यास। अब इसके जो बीच का क्षेत्र है ना उसको बारी दोआब कहते हैं। ब से हो गया व्यास और रा से हो गया रावी। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में निकाल के यहाँ इसको याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, बारी दोआब। और सतलज और व्यास, सतलज नीचे से जा रहा है और ऊपर से व्यास। अब इसके जो बीच का जो क्षेत्र है उसको बिस्त कहते हैं। बिस्त कैसे? ब से तो हो गया व्यास और स्ता से अपन सतलज समझने के लिए ले सकते हैं। तो ये दो दोआब होते हैं मुख्यतः अभी के टाइम पे, बारी दोआब और बिस्त दोआब। और पूछा जाता है कि मालवा का पठार कहाँ पर है? तो मालवा का पठार कहाँ पर है? मालवा का पठार है एमपी में। मालवा का जो मैदान है वो पंजाब में है। मालवा का मैदान पंजाब में है और मालवा का पठार एमपी में है। अब एक चीज समझते हैं कि पठार और पर्वत में क्या वो होता है, अंतर होता है। तो ये देखो, ये समुद्र तल से जो 1000 मीटर की जो ऊंचाई होती है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई है। इससे जो नीचे आता है, जो नीचे की साइड में आता है, उसे तो हम पहाड़ कहते हैं, और जो इससे ऊपर निकल जाता है उसको पर्वत कहते हैं। और जो बड़ा क्षेत्र होता है, जो समतल होता है, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं हम, थ्योरी लिखी हुई है। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, इससे नीचे की जमीन मैदान कहलाएगी, और यदि इससे ऊपर है तो पठार कहलाएगी। पर्वत लगातार मिले तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे पर्वत लगातार मिल गए, यानी कि 1000 मीटर से ऊपर ये कोई ऐसे इस तरीके से बहुत सारे पर्वत एक साथ हो गए हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। अब ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले पंजाब में हमें मिलता है पठानकोट। पठानकोट क्या है? तो पठानकोट अपनी वायुसेना एयरफोर्स का एयर बेस है। ये जो पठानकोट है ये रेडी टू फाइट रहता है, ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू फाइट रहता है। इसके नीचे गुरदासपुर मिलता है, और ये रहा गुरदासपुर। गुरदासपुर क्या था? तो अकबर का जन्म यहीं पे हुआ था। अमर, अब इसका नाम क्या है? अमर को उस समय जब अकबर का जन्म यहाँ हुआ था तब उसका नाम था अमरकोट, अभी इसका नाम है गुरदासपुर। यहाँ के राजा हुए वीरसाल, जो अकबर के पिता हुमायूं के मित्र थे बहुत अच्छे। इसके बाद बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर यहाँ पे वो दूसरा एटलस यू लेना पड़ा। अब ये बाघा बॉर्डर क्या है? तो बाघा बॉर्डर पर शाम को बहुत ही शानदार परेड होती है, डेली होती है, पाकिस्तान और भारत का अलग अलग, और बहुत ही अच्छा रहता है देखने में। अब इसके नीचे है अमृतसर, ये रहा अमृतसर। अमृतसर क्या था? तो अमृतसर के जो चौथे गुरु थे रामदास, इन्होंने अकबर और जिसमें यहाँ पर क्या बनाया गया था? एक अमृत सरोवर बनाया गया था इस जगह पर, अमृतसर के नाम की जगह पर अमृत सरोवर बनाया गया। इसी से इसका नाम क्या हो गया? अमृतसर हो गया। अब सिखों के जो 5वें गुरु आए, गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने ये सरोवर जो था इसके बीच में एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया, गुरु द्वारा बनवाया, जिसे हर मंदिर कहा गया। उनके बाद जो गुरु आए राजा रणजीत सिंह, वे मंदिर के चारों ओर सोने की चादर चढ़वा दिए। जो मंदिर था उसके चारों तरफ सोने की चादर मढ़वा दी एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन ढंग से।
जिससे यह स्वर्ण मंदिर बन गया, जिसे गोल्डन नेम के नाम से विख्यात है। गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, वो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में ही है। एवं सिखों का यह सबसे पवित्र स्थान है। सबसे पवित्र स्थान अमृतसर है, और एक करतारपुर साहिब है जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय गुजारा था, अमृतसर में। अमृतसर से नीचे भटिंडा है। अमृतसर के, ये देखिए, ये रहा अमृतसर। अमृतसर से ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा भटिंडा। ये भटिंडा है। तो भटिंडा क्या है? एशिया की जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। एशिया की सबसे बड़ा जो सैनिक कैंट है, कंटोनमेंट एरिया, वो भटिंडा में है। और ब्रह्मोस गलती से जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में चला गया था, वो यहीं से छोड़ा गया था, भटिंडा से ही। और यहाँ कम से कम 50 से 60 हजार फौज रहती है। इससे ज़्यादा ही रहती होगी, क्योंकि कभी भी आर्मी अपना एक्चुअल मतलब जो है उनकी गणना वो जाहिर नहीं करती है, लेकिन ये एक अनुमान है कि यहाँ 50 से 60 हजार आमतौर पर मिल जाती है। ठीक है। अमृतसर के बगल में मिलेगा लुधियाना। अमृतसर के बगल में मिलेगा लुधियाना। ये देखो, यहाँ से अमृतसर से ऐसे तिरछे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा है लुधियाना। लुधियाना क्या है? तो लुधियाना में कपड़े का उत्पादन किया जाता है। और लुधियाना के ठीक ऊपर देखोगे तो यहाँ मिलेगा जालंधर। जालंधर और ये जो क्या है, यहाँ पे कपड़े का उद्योग है। और इसके बगल में चलेंगे थोड़ा सा राइट साइड, तो यहाँ है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है? तो चंडीगढ़ एक यहाँ पे रॉक गार्डन है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो वो पंजाब की और हिमाचल प्रदेश की। और कहा जाए कि चंडीगढ़ किस में आता है, कहाँ पर आता है? पंजाब में आता है या हिमाचल प्रदेश, सॉरी, हरियाणा। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब में आता है या हरियाणा में? तो चंडीगढ़ किसी में भी नहीं आता, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके ऊपर केंद्र का रहता है, और ये इन दोनों, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। जिस तरीके से दिल्ली ना तो यूपी में आता है और ना ही हरियाणा में, उसी प्रकार से ये जो चंडीगढ़ है, ये ना तो हरियाणा में आएगा और ना ही पंजाब में। चंडीगढ़ के नीचे मिलेगा महोली। तो महोली क्या है? तो महोली के अंदर क्रिकेट का एक बहुत ही शानदार स्टेडियम है। इसके जस्ट नीचे है पटियाला। ये देखिए, ये रहा पटियाला। तो पटियाला पंजाब का जो पुराना नाम था वो पटियाला के नाम पे ही था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू। सबसे पहले राष्ट्रीय इमरजेंसी कहाँ लगाई गई थी? तो यहीं पे लगाई गई थी, पेप्सू में। पेप्सू में सबसे पहले राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई गई थी। और पटियाला में पंजाबी फिल्में आदि बनाई जाती हैं। बहुत, मतलब यहाँ पे पूरा सेटअप है, मूवीज़ के लिए हब है, एक तरीके से कह सकते हैं पंजाब का। और पंजाब में अत्यधिक उपज के लिए उर्वरक आदि का अत्यधिक प्रयोग किए करने के कारण मिट्टी के ऊपर एक परत छा गई है, जिसे रेह कहते हैं। यहाँ पे जो, मतलब हरित क्रांति के समय में बहुत उर्वरक इत्यादि का इस्तेमाल किया गया खेती के लिए। तो जो ऊपर, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, सतह होती है, उसके ऊपर एक परत छा गई है, जिसे रेह कहते हैं। यहाँ HYV का प्रयोग किया गया, यानी कि हाई हील्ड वैरायटी। ऐसी फसल जिसमें उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन? हाई यील्ड वैरायटी। मतलब ऐसे इस तरीके के बीज जिनसे फसल अधिक से अधिक उत्पाद की जा सके, उसे ही हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं। हरित क्रांति को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में लाया गया था हरित क्रांति को। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉ को कहा जाता है। इसका जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉ को। जबकि हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एस स्वामीनाथन है, भारत में इनको जनक कहा जाता है। और ये शब्द किसने लाया था? तो विलियम गार्ड ने। और इसके जनक वो कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉ हैं। द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। मतलब फर्स्ट टाइम जो हरित क्रांति आई थी, उसमें तो हाई यील्ड वैरायटी का यूज हुआ गया, उत्तम बीज उर्वरक आदि का इस्तेमाल किया गया। और जो उससे जब दूसरी बार किया गया, तो उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि किस तरीके के, मतलब संकर कराने से एक दूसरे के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाया जा सके, उसके लिए। और कश्मीर, हिमाचल और पंजाब की किन किन जगहों से सीमा बनाता है, तो उसको देख लेते हैं। तो ऊपर कश्मीर से बनाता है, इधर साइड में हिमाचल प्रदेश से, नीचे राजस्थान से, यहाँ से हरियाणा से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे? तो पाकिस्तान से।
तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपने पंजाब को। और इसके जो मोस्ट यही पूछा जाता है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, पठानकोट के बारे में, अमृतसर के बारे में, चंडीगढ़ और चंडीगढ़, पटियाला इत्यादि। और एक भटिंडा को आप लोग देख लीजिएगा, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, ये रिमेंबर रहना चाहिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।